10th क्लास। आज हम फिजिक्स चैप्टर 16 की एक्सरसाइज समझेंगे। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। पहला एमसीक्यूज कहता है द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। आपको पता है कन्वेंशनल करंट वो करंट होता है जो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। तो आप ऑप्शन बी यानी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ठीक करेंगे। ठीक है, तो दूसरा भी करंट होता है ना जिसमें नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, बेटे वो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। तो हमसे कन्वेंशनल मांगा गया यानी ऑप्शन बी। दूसरा एमसीक्यू, व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। ऐसा कौन सा करंट होता है जो सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करे, दैट इज डायरेक्ट करंट। क्योंकि दूसरा करंट होता है अल्टरनेटिंग करंट जो कि मुसलसल अपने आप को तब्दील करता है, और इस तरह का हम एक शॉर्ट भी देखेंगे। तीसरा एमसीक्यू, द डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, यानी करंट कौन मेजर करेगा, आंसर इज एम मीटर। आपने पढ़ा हुआ है एम मीटर ऐसा डिवाइस होता है जो करंट को मेजर करता है। चौथा एमसीक्यू देखें, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ सोर्स इन अ सर्किट। तो ईएमएफ क्या करता है, मैं आपको ईएमएफ पे लेके जाता हूं। ओके बेटे, तो आप ईएमएफ के टॉपिक पे आएंगे ना तो आपको यहां पर फॉर्मूला मिलेगा। ईएमएफ बेसिकली एनर्जी होती है जो चार्ज को दी जाती है ताकि वो सर्किट में मूव कर सके। जी, तो आप ऑप्शन बी टिक करेंगे, टू प्रोवाइड एनर्जी टू ड्राइव चार्जेस थ्रू द सर्किट, यानी सर्किट में से जो चार्जेस है ना उनको ड्राइव करना, गुजारना, इसके लिए एनर्जी देता है ईएमएफ। पांचवा एमसीक्यूज, रिलेशन बिटवीन वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस। एक चीज है वोल्टेज, एक करंट है और एक रेजिस्टेंस। तो ये ओहम्स लॉ था V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज करंट I और रेजिस्टेंस R। तो पहला ऑप्शन है V इक्वल टू आई आर। छठा एमसीक्यूज, व्हाट हैपन्स टू द रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस को क्या होता है, ऑफ द मेटल कंडक्टर व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, यानी अगर मेटल का टेम्परेचर बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस को क्या होगा। तो आंसर इज रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी यानी इट इंक्रीज। वजह देख लेते हैं। अगर हम एक मेटल का एक पीस बनाते हैं तो उसमें आपको पता है एटम्स मौजूद होंगे इस तरह के, और साथ ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ये एटम्स जो है ना वो रेजिस्टेंस कोज करते हैं, ये एटम्स रुकावट पेश करते हैं। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जाहिर है इन एटम्स को एनर्जी मिलेगी, हीट एनर्जी, और ये ज़्यादा वाइब्रेशन करेंगे, ज़्यादा इधर उधर मूव करेंगे। तो बेटे ये फ्री इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रेजिस्टेंस या रुकावट का सामना करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से एटम्स की वाइब्रेशन, एनर्जी बढ़ती है, जिस वजह से रेजिस्टेंस यानी रुकावट भी बढ़ जाती है। तो यही बात मैंने आपको टिक करवाई है कि रेजिस्टेंस इट इंक्रीज यानी ये भी बढ़ जाती है। साथ ही मूव करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के ऊपर। पहला सवाल समझते हैं, हाउ डज एम मीटर मेजर इलेक्ट्रिक करंट। एम मीटर करंट कैसे मेजर करता है। तो हम लोग आएंगे पेज 107 के ऊपर। एम मीटर है, यहां पर बने भी हुए हैं ना। एम मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि मेजर करता है करंट को जो कि सर्किट में फ्लो कर रहा है। इसके बाद आपने बात याद रखनी है, ये कनेक्ट किया जाता है सीरीज के अंदर। मैंने आपको सीरीज पैरेलल इस चैप्टर में डिटेल में समझाई है। सीरीज ऐसा रास्ता होता है, ऐसा कनेक्शन होता है जिसमें करंट को गुजरने का सिर्फ एक रास्ता मिलता हो। तो इसलिए एम मीटर जोड़ा जाता है सीरीज के अंदर। दूसरी बात होगी, पहली बात क्या थी कि ये करंट को मेजर करता है, दूसरी बात क्या है कि ये सीरीज में जोड़ा जाता है। अब इतना काफी नहीं होगा इस शॉर्ट के लिए, आपने उसकी दोनों टाइप्स का भी कुछ जिक्र कर देना है। शॉर्ट के हिसाब से मैं बताता हूं कितना। आपको ये स्क्रीन के ऊपर दो एम मीटर नजर आ रहे हैं, ये दो तरह के होते हैं। ये वाला जिसमें मैंने अभी 2 बार टिक किया, ये बेसिकली डिजिटल होता है एम मीटर, और जिस पर मैंने अब येलो से टिक किया ये एनालॉग एम मीटर होता है। दोनों एम मीटर के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे पहले कि देर आर टू मेन टाइप ऑफ एम मीटर, एनालॉग एम मीटर और डिजिटल एम मीटर। अब आपने अगले पेज पे जाना है और एनालॉग और डिजिटल की एक एक बात लिख देनी है, तो सवाल बड़ा अच्छा बन जाएगा उसका जवाब। एनालॉग के बारे में आप लिखेंगे कि बेटे इसमें एक नीडल सुई होती है और एक स्केल होता है, ये मेन बात। आप ये एनालॉग में देखें, आपको एक स्केल नजर आएगा और उसके ऊपर एक रेड कलर की सुई है, और करंट जब इसमें से गुजरता है तो सुई मूव करती है जिससे आपको करंट मिल जाता है। जबकि डिजिटल के बारे में आप बात लिखेंगे कि इसके ये आपको देता है न्यूमेरिकल रीडिंग, यानी डिजिट्स या नंबर के अंदर आपको रीडिंग देता है। किसकी रीडिंग, जाहिर है करंट की, ऑन डिजिटल डिस्प्ले। तो यहां पर एक डिजिटल डिस्प्ले होती है, यानी एक उसको स्क्रीन बोलते हैं ना,
स्क्रीन होती है, स्क्रीन के ऊपर आपको ये नंबर्स में रीडिंग मिल जाती है। ओके बेटे, तो सवाल नंबर 2 पे मूव करते हैं। कहता है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डीसी यानी डायरेक्ट करंट एंड एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट। तो डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में फर्क करना है। तो आप उसी पेज 107 के ऊपर आएंगे और आपको मिलेगा यहाँ पर डीसी यानी डायरेक्ट करंट और एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट। बेटे जो डायरेक्ट करंट होता है ना, उसकी एक डायरेक्शन होती है। तो डीसी इज इलेक्ट्रिकल करंट जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। ठीक है, तो डीसी की सिर्फ एक डायरेक्शन होती है। अल्टरनेटिंग करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। तो एसी टाइप ऑफ करंट होता है जो पीरियोडिकली रिवर्स करता है, मतलब उलट करता है, उल्टाता है इट्स डायरेक्शन। साथ ही इनके ग्राफ बना देने। तो डीसी या डायरेक्ट करंट का ग्राफ ये होगा कि वोल्टेज वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे आप ये टाइम लोगे, और साथ में एक सीधी लाइन जो कि ये बता रही है कि वोल्टेज सेम रहेगा, या ये भी बता रही है कि करंट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। इसी तरह से अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी का ग्राफ क्या होगा, वाई एक्सिस पे अगेन वोल्टेज, एक्स एक्सिस पे टाइम, और एक वेव आ रही है या एक ऐसी ग्राफ है जो कि अपने आप को पहले ऊपर लेके जा रहा है और फिर नीचे, यानी अपनी डायरेक्शन क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है। उसके बाद सिंपल सी एग्जांपल लिख देनी है कि ये सर्किट बनाना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं कहूंगा कि आप लोग बनाएं। इसमें आपको यहाँ पर ये सिंबल नजर आ रहा है, बेसिकली बैटरी का होता है। तो डीसी करंट हमें बैटरी से मिलता है, तो यहाँ पर बैटरी मिलेगा और ये डायरेक्ट करंट देती है। ठीक है, जबकि अल्टरनेटिंग करंट का ये सिंबल होता है, और ये आपको मिलता कहाँ से है, पावर स्टेशन इन आवर कंट्री। हमारे मुल्क में जो पावर स्टेशन हैं, बिजली घर हैं, वो कौन सा करंट पैदा करते हैं, वो एसी या अल्टरनेटिंग करंट पैदा करते हैं। जी तो बेटे सवाल नंबर 3 देखें, डिफाइन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ। तो आ जाएं पेज 109 के ऊपर और आपको मिल जाएगा यहाँ पर ईएमएफ। ठीक है, इसकी सिर्फ डेफिनेशन करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का अभी मैंने फॉर्मूला बताया था एमसीक्यूज में। ईएमएफ बराबर होती है एनर्जी ओवर चार्ज के। देखिए ये सर्किट जो है, ये पूरा एक सर्किट होता है ना, इसमें चार्जेस ने मूव करना है, उनको चाहिए एनर्जी, तो इस एनर्जी ओवर चार्ज को ईएमएफ बोलते हो। तो कहता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है सप्लाइड बाय बैटरी, जो कि जाहिर है सोर्स देगा, एनर्जी कौन देता है, बैटरी देती है, टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज को, व्हेन इट फ्लोज थ्रू द क्लोज्ड सर्किट, जब वो सर्किट में मूव करेगा। तो ईएमएफ इक्वल टू एनर्जी बाय चार्ज। यहाँ पर आप शॉर्ट फॉर्म या फुल फॉर्म एक कर लें कोई, और इसका जो यूनिट होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एनर्जी का यूनिट बेटे आपको पता है ना, जाउल होता है। ठीक है, तो एनर्जी जाउल में मेजर करते हो, डिवाइड बाय चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो ऊपर जाके ये पर कूलम हो जाएगा, यानी जाउल पर कूलम। ओके, तो इसका यूनिट हो गया जाउल पर कूलम। और बच्चे यही बराबर होता है वोल्ट के, यानी आप कह सकते हो ईएमएफ का यूनिट वोल्ट है या जाउल पर कूलम है। जी बहरहाल मूव टू द क्वेश्चन 4। स्टेट ओम्स लॉ डिफाइन रेजिस्टिविटी। तो आपने ओम्स लॉ को डिफाइन करना है और रेजिस्टिविटी को भी डिफाइन करना है। ओके बेटा जी, तो पेज 112 पे आएंगे, आपको ओम्स लॉ मिलेगा, उसकी स्टेटमेंट बतानी है जो कि इस येलो बॉक्स में आपको नजर आ रही है, इसको समझते हैं। तो ओम्स लॉ के मुताबिक आप किसी सर्किट में जितना वोल्टेज देते हो ना, उतना ज्यादा करंट गुजरता है। अगर आप थोड़ा वोल्टेज दोगे तो थोड़ा करंट गुजरेगा, और ज्यादा वोल्टेज देने पर ज्यादा करंट गुजरता है। तो इस तरह हम लिखते हैं फिर कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। ठीक है, जितना वोल्टेज देंगे उतना करंट गुजरेगा, या इसको बेहतर अंदाज है कि आप यही लिखें कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, यानी जितना करंट जितना वोल्टेज देंगे उतना करंट गुजरेगा, या यूं कह लें करंट उतना गुजरेगा जितना आपने वोल्टेज दिया होगा। तो कहता है करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, एक कंडक्टर में से गुजरने वाला जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस वी है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। तो जितना करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस वी के। अक्रॉस इट्स टू एंड ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर की दो एंड पर जो आप अप्लाई करोगे पोटेंशियल डिफरेंस वी, उतना ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके करंट गुजरेगा। ठीक है, आगे कहता है प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड का मतलब होता है शर्त ये है कि शर्त ये होगी कि जो फिजिकल स्टेट है ना, जैसा कि टेम्परेचर, डिमेंशन ऑफ द कंडक्टर, वो सेम रहनी चाहिए। मतलब जो कंडक्टर है आप उसको फिजिकली कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके गिर्द जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, मतलब वी सप्लाई करेंगे, वोल्टेज देंगे, जितना वोल्टेज देंगे उतना ज्यादा उसमें से करंट यानी आई गुजरना शुरू हो जाएगा। तो यही बात है कि आई करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है। ठीक है,
तो ये ओहम्स लॉ की होगी स्टेटमेंट। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन भी कर लें आप। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है, फिर आप इस प्रोपोर्शनल को इक्वल में तब्दील करके कांस्टेंट लगाएंगे 1/r, तो ये बन जाएगा आई प्रोपोर्शनल तब्दील होके इक्वल में बन गया और 1/r कांस्टेंट आ गया और इधर v है। अब आपको पता है v को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो v ही रहेगा, नीचे वाला r डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा i और r। तो बेसिकली v इक्वल टू आई आर आ गया, यही है ओहम्स लॉ। ठीक है, तो ओहम्स लॉ के साथ आपको रेजिस्टिविटी भी बतानी है, जो कि बेटे आप पेज 115 पे मूव करेंगे रेजिस्टिविटी के लिए। ये छोटी सी डेफिनेशन आपने करनी है। कहता है रेजिस्टेंस ऑफ क्यूबिक मीटर ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। आइए समझते हैं। आपने कोई भी मटेरियल लेना है, इसमें से कुछ भी हो सकता है, सिल्वर ले लो, कॉपर ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, उसका एक क्यूबिक मीटर ले लेना है, मीटर क्यूब ले लेना है। उसकी जितनी रेजिस्टेंस होगी दैट इज नोन एज द रेजिस्टिविटी। आपको याद होगा रेजिस्टिविटी का ये सिंबल होता है रो। उसके अलावा इसका यूनिट होता है ओहम मीटर, ओहम का ये सिंबल है और साथ में मीटर, ये भी आपने याद रखना है। और अगर फॉर्मूला भी निकालें तो बहुत मजेदार हो जाएगा ये सवाल। इस इक्वेशन से ना ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकल आ सकता है। कैसे? अगर आप इस एरिया को जो इधर डिवाइड हो रहा है इधर लेकर आके मल्टीप्लाई करवा दो तो ये बन जाएगा रेजिस्टेंस इनटू एरिया, और लेंथ जो इधर मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी तरफ ले आओ तो लेंथ डिवाइड हो जाएगी, तो ये आ जाएगी रेजिस्टिविटी, जो कि किसके बराबर होती है? रेजिस्टेंस इनटू एरिया ओवर लेंथ के। तो ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी बन गया। ओके बेटा जी, मूव टू द क्वेश्चन 5। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इक्वलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज? जस्ट आपने सीरीज में जब आप रेजिस्टर जोड़ते हो तो उनकी जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस आती है ना उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला बता देना है। ओके बेटा जी, तो आप 113 पेज पे जाएंगे, आपको टॉपिक मिलेगा सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें आप ये वाला फार्मूला लिख देंगे जस्ट कि आर इक्वलेंट बराबर होता है R1 यानी पहली रेजिस्टेंस जमा R2 दूसरी रेजिस्टेंस जमा R3 तीसरी रेजिस्टेंस। अब आई नो कि ये बहुत छोटा सवाल जवाब हो जाएगा ना सवाल का, तो आप इसके साथ दो काम कर सकते हैं। या तो आप इसकी डेरिवेशन करके इसको निकाल सकते हैं, लेकिन उसने पूछा नहीं है। आप ये काम करेंगे सवाल की लेंथ बढ़ाने के लिए, या इससे थोड़ा बेहतर है कि आप पूरी डेरिवेशन के चक्कर में ना पड़े, आप ये लिखने से पहले ये सीरीज की डायग्राम बना दे जो कि बहुत सिंपल सी है, जिसमें आपने R1 पहली रेजिस्टेंस, R2 दूसरी और R3 तीसरी रेजिस्टेंस को बैटरी के साथ जोड़ा है। चूंकि ये एक ही लाइन में जुड़े हैं तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो डायग्राम बना के आप सिंपल सी ये वाली इक्वेशन लिख दें जो कि बेस्ट जवाब बनेगा। जी तो बेटे सवाल 6 पे मूव करते हैं। हाउ डज द टेम्परेचर अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर? यानी अगर आपके पास एक कंडक्टर है तो उसकी रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ क्या ताल्लुक होता है? तो बेटे इसके लिए आपने पेज 115 पे आना है, और इसका जवाब पहले मैं समझा दूं फिर मैं निशान भी लगा देता हूं, पढ़ा देता हूं। अगर आपके पास एक मेटल का बना हुआ कंडक्टर है, जो कि मोस्टली मेटल के ही कंडक्टर हम इस्तेमाल करते हैं। सो मेटल के कंडक्टर के अंदर आपको पता है जाहिर है उसमें क्या होंगे? एटम्स होंगे ना, और वो एटम्स बेसिकली एक रुकावट होते हैं। ये समझाया मैंने पहले भी इसी आज के लेक्चर में। फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाले फ्री इलेक्ट्रॉन के रास्ते यानी करंट के रास्ते में एक रुकावट होते हैं ये वाले एटम्स। ओके, लेकिन अगर आप इनका टेम्परेचर बढ़ाते हो, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो बढ़ाते हो, तो इनकी जो वाइब्रेशंस हैं वो भी ज़्यादा होती हैं। ये ज़्यादा थरथराने लगते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं ज़्यादा, जिसकी वजह से इन फ्री इलेक्ट्रॉन यानी करंट के रास्ते में ज़्यादा रुकावट पेश होती है। तो रुकावट को रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी वो बढ़ती है कब? जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो ये हमसे पूछा गया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो आप कहेंगे मेटल्स में, हम मेटल का जवाब लिखेंगे। तो मेटल के केस में रेजिस्टेंस बढ़ती है टेम्परेचर के बढ़ाने से। तो कहता है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों कंडक्टर कैन चेंज विद टेम्परेचर। बहरहाल ये नहीं लिखना आपने, आगे से शुरू करना है आपने। इन मोस्ट कंडक्टर सच एज मेटल, मेटल के केस में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंक्रीज, रेजिस्टेंस बढ़ती है विद द टेम्परेचर, टेम्परेचर से। बिकॉज वजह यह है कि एटॉमिक वाइब्रेशन रेजिस्ट, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एटम्स की वाइब्रेशन आ जाती है और वो रेजिस्ट यानी रोकती है, एटम की वाइब्रेशन रोकती है। इलेक्ट्रॉन फ्लो इस फ्री इलेक्ट्रॉन को गुजरने को रोकती है। अब ये बहुत छोटा जवाब हो जाएगा, तो आप फॉर एग्जाम्पल भी लिखेंगे
एक फिलामेंट लैंप है। देखिए बेटे, जो पहले लैंप होते थे, अभी तो एलईडी बल्ब चलते हैं ना, तो लैंप के अंदर फिलामेंट होता था। तो फिलामेंट भी बेसिकली मेटल का ही बना होता है, ठीक है। तो फिलामेंट लैंप के अंदर जो टेम्परेचर अगर हम फिलामेंट या रेजिस्टर का बढ़ाते हैं ना, तो उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। दिस अक्कर ऐसा क्यों होता है, वजह क्या है? बिकॉज फिलामेंट इज मेड ऑफ मेटल। क्योंकि फिलामेंट मेटल मेटल का बना हुआ है, और हमने देखा है कि मेटल के केस में रेजिस्टेंस बढ़ती है टेम्परेचर के बढ़ाने से। तो आगे क्या होता है, मेटल्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट, नहीं यहाँ तक ही कर लें काफ़ी, ठीक है।